अब जब आप प्रेशर बिल्कुल जीरो के पास कर देंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर बिल्कुल जीरो के पास ना होने के बराबर तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा वैल्यू का जब इन्वर्स लेंगे तो 1/v की वैल्यू बहुत कम आएगी, ऑलमोस्ट जीरो के पास आएगी। इसलिए ये ओरिजिन जीरो से स्टार्ट कर रहा है। अब आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करें, T1 से T2 पे ले जाएं, और जो T2 है ना दैट इज ग्रेटर देन T1, यानी कि T1 फर्ज करें 10 है और T2 25 है। अब भी आपके पास इन दोनों वैल्यूज में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन प्रेशर एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ये T2 पे आएगा। एक्सप्लेन कर सकता है ये इस तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, उससे क्या हुआ देखें। इस टेम्परेचर पे खास वॉल्यूम था गैस का, था ना। ये पिस्टन है, फिर ये सिलेंडर है, इसको आप यहाँ पे ना नीचे एक कैंडल जला दें, हीट करें तो क्या होगा बताएं। पिस्टन ऊपर पुश हो जाएगा, क्योंकि जब हीट करेंगे इसको एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल इसको वर्क डन करेंगे, पुश करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप, इसका आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये जो अंदर जगह है ये ज़्यादा हो जाएगी ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका इन्वर्स कम होगा। आई समझ। अब जब देखें ये T1 स्मॉलर है, T2 ज़्यादा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इन्वर्स क्या होगा, कम। देखें हम यहाँ पे 1/v का इन्वर्स ड्रा किया है, v नहीं ड्रा किया। तो यहाँ पे देखें, फर्ज कर लें इस टेम्परेचर पर ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इस टेम्परेचर पर इसका जो इन्वर्स यहाँ पे आ रहा है ना, ये पीछे आएगा, वो यही वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप यहाँ से बैक आ रहे हैं, 1/v की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब ये बैक आएगा ना तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, तो तमाम वैल्यूज का पॉइंट जो यहाँ पे आना था वो इधर आएगा, जो यहाँ पे आना था वो इधर आएगा। इस तरह इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। फिर दोबारा बता देता हूँ, इफ़ यू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज से उसका इन्वर्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब है आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ जाएं तो 1/v बढ़ रहा है ना, इस तरफ जाएं तो डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब आप प्रेशर एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो पॉइंट इधर आएगा, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, एक और स्ट्रेट लाइन आएगी, वो फर्दर इधर शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। रीजन वही है जो इसकी थी, नहीं समझ आई किसकी किसकी। T2 क्या है ये तो मैंने बताया, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसको आप 10 डिग्री रख लें, इसको आप 25 डिग्री रख लें, इसको हमने T1 कह दिया, इसको T2 कह दिया। तो अभी मैंने बताया जब टेम्परेचर ये T2 T1 से ज़्यादा, ये 10 था, ये 25 है, तो हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका इन्वर्स कम होगा। तो ज़्यादा इन्वर्स आगे की तरफ है, स्मॉलर इन्वर्स पीछे की तरफ है, तो आप इस तरफ प्रेशर एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये लाइन प्रेशर एक्सिस की तरफ यहाँ से ऐसे आ जाएगी। फर्दर इंक्रीज करें तो क्या होगा, और पीछे आ जाएगी। आ गई समझ। चलो ये 2 ग्राफ मैंने कवर किए हैं इसमें, ठीक है। थर्ड लास्ट ग्राफ पढ़ा दूँ वो भी, है तो छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, टाइम ऊपर हो गया, चलें कोई बात नहीं। देखें जी नेक्स्ट, नाउ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्ट पी वी ऑन वाई एक्सिस। ये प्रोडक्ट पी वी कहाँ से आई, कल आपने पढ़ा था, पी वी इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट। देखें यहाँ पर प्रेशर है 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10,
यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, इधर इंक्रीज हो रहा है। इधर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू, फ़र्ज़ करें ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, कोई भी यूनिट है बढ़ रही है। अच्छा ये 5 पे 0 पे इसका आंसर आएगा ये 40 फ़र्ज़ करें, यानी कि प्रेशर, उस प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा उनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आंसर आया। अब आप प्रेशर बढ़ा दें, 5 पे आ गए तो फिर भी ये वैल्यू ये 40 पर ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। फिर आप प्रेशर बढ़ा दें 10 पे आ जाए तो वैल्यू इधर 40 पर ही रहेगी ऐसे। फिर प्रेशर 15 कर दें, वैल्यू यहीं पे रहेगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहेंगे तो ये इन पॉइंट्स में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट पीवी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये 40 ही रहना है, आपने पढ़ा है। लेकिन आगे इन्होंने ज़रा गलत लिख दिया, लेकिन आपने वैसे याद, वो कहता है अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, ये लाइन कांस्टेंट क्यों आती है? बिकॉज प्रोडक्ट पीवी इज कांस्टेंट, तो ये 40 से आगे पीछे नहीं जा सकती। वो कहता है अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, जाहिर है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसने लिखा है वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इंक्रीज होना चाहिए ना। देखें प्रेशर है आपके पास 5, वॉल्यूम है 5, प्रेशर 5 ही सेम रखें और वॉल्यूम आप 10 कर दें तो आंसर तो आ गया 50। अब 25 तो रहा नहीं, बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो फिर ये 25 की जगह पे लाइन 50 पे आएगी, ऊपर को जाएगी। लेकिन कहता है कि अगर आप प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, फिर उसको कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर सेम रखते हैं, तो ये कांस्टेंट ही रहती है। ये बात गलत लिखी है इसमें। वजह, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो बॉयज लॉ अप्लाई नहीं होता। क्या पढ़ा था आपने? बॉयज लॉ में वेरिएबल क्या थे? प्रेशर। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर तो कांस्टेंट चार्ज लॉ में होता है। ये मिस्टेक है यहाँ की, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाएं, वॉल्यूम कम करें, फिर दोनों का प्रोडक्ट लें, फिर ये कांस्टेंट आना है, जो कल हमने किया था। P1 V1 उसका प्रेशर बढ़ाया था, 2 वेट्स किए थे, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम। यहाँ पे कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट तो आपने करना ही नहीं किसी सूरत में, क्योंकि फिर आप बॉयज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बुक में लिखा हुआ आप टेम्परेचर बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये लाइन ऊपर जानी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन ये इसी जगह पे रहती है क्योंकि प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट है। और इस तरह का जो बिहेवियर है ना, स्ट्रेट लाइन, इससे हम किसी गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर स्टडी करते हैं, नॉन आइडियल। लेकिन बॉयज लॉ आइडियल पे अप्लाई होता है। अब आइडियल नॉन आइडियल क्या है, ये चैप्टर में आगे बड़े डिटेल से आएंगे। वैसे एक बता देता हूँ, हर वो गैस जो तमाम लॉज को, गैस लॉज को ओबे करे एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बॉयज लॉ, चार्ज लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, ग्राम्स लॉ, डाल्टन लॉ, जितने भी गैस लॉज हैं उन सबको ओबे करे, तमाम प्रेशर पे, तमाम कंडीशंस पे। ऐसी कोई गैस नहीं, वो गैस होती है आइडियल। और ये जो हवा में गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये रियल गैसेस हैं। रियल होती हैं नॉन आइडियल, ये तमाम लॉज को ओबे नहीं करती, ठीक है। ये डिटेल हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में, अच्छी तरह आपको आइडियल नॉन आइडियल समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। कल आप टेस्ट देंगे, दे देंगे। देखिए मेरी बात सुने, आज मैंने मिस को कहना है इनको ज़रा शेड्यूल बता दें। एक तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि अगर आप केमिस्ट्री 3 दिन पढ़ के चौथे दिन टेस्ट दे दें, ताकि ज़्यादा ना हो, आप 3 दिन का आसानी से याद कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो टेस्ट है ना आपका, वो मंडे वाले दिन रख लें और ट्यूसडे से सैटरडे तक 5 दिन बनते, जितना पढ़ा हो मंडे को टेस्ट दे दें, संडे को सुकून से बैठ के तैयारी करें। दोनों ऑप्शंस हैं, जो आपको आसान लगता है मुझे बता दीजिएगा। मंडे को अगर केमिस्ट्री का देंगे, ट्यूसडे को आपका फिज़िक्स का होगा
और थर्सडे को आपका बायो का होगा, और फ्राइडे को आपका इंग्लिश का होगा, और उर्दू इस्लामियात का सैटरडे को होगा। डेली एक टेस्ट लाजमी होगा, लेकिन जो ट्यूसडे को होगा बायो का, वो 5-6 दिन जो आपने बायो पढ़ी होगी उसका सारे का होगा। आप साथ साथ ही याद करते रहेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। पूरा चैप्टर करके टेस्ट याद करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वजह क्या है कि ज़्यादा होता है, बच्चे से एक दिन में होता नहीं है। बच्चा कहता है बड़ा मुश्किल है, तो वो फिर सिलेक्टिव करता है। सिलेक्टिव करता है तो जो पेपर में उसने याद नहीं किया वो आ जाए तो उसका टेम्पो टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है पढ़ने की। वो कहता है बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं पढ़ना। इसलिए बेहतर है कम पढ़ें और उसको टेस्ट दे दें। अब आप मुझे बताएं कल देना या मंडे को देना? कल देना। ये चैप्टर स्टार्ट से मैंने पढ़ाया यहाँ तक, कल आपने टेस्ट देना है। ये वाला टॉपिक लिख के भी लाना, ठीक है। अब आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? आपने पढ़ना शुरू किया था मेरे ख्याल लिक्विड से, आप वहीं से दें। अगर आप पिछला याद कर सकती हैं तो ये आपकी एबिलिटी है, तो ये आपकी काबिलियत है, ठीक है, आपकी हिम्मत है कि आप कर लें, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आपने आज ही पढ़ा, आप यही टॉपिक याद कर लें। हालांकि इसका कनेक्शन पिछले टॉपिक से था। समझ आया कुछ? थोड़ा बहुत बहरहाल जितना भी आया ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ना हिम्मत नहीं हारनी, मतलब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल उसके लिए होता है जिसने पहले पढ़ा नहीं है और आपने नहीं पढ़ा। आपने पहले पढ़ा होता, इन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसने सारे पढ़ लिए उसके लिए बहुत आसान है। और ये अनलकी है ये बात कि आज टॉपिक भी मुश्किल था और आपका पहला भी। बहरहाल फिर आप पढ़ें, कोशिश करें, नहीं समझ आता मुझसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, ठीक है। तो कोशिश करें याद करने की। अगर पूरा नहीं होता थोड़ा कर लें, जितना होता है कर लें, 2-4 दिन बाद ना ओके हो जाएगा, ठीक है। ये एक ना मिजाज बन जाता है बंदे का, खुद ही रूटीन बन जाती है। अगर मुश्किल बात को, चीज़ को मुश्किल समझ के छोड़ देना फिर वो कभी आसान नहीं होती, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें से?